गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत आप लोग आज जो आप अपना अधिकार चैप्टर के तहत पढ़ रहे थे और उसमें बेसिकली हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आप लोगों को समता का अधिकार बताया जा चुका था पिछली क्लास में। आज आप लोग स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार है क्या। ठीक, अब जैसे मान लीजिए लिखा गया स्वतंत्रता, चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया गया है। अब जैसे कहा गया कि जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करने वाला सबसे पहला जो विचारक था, अगर हम विचारक की बात करते हैं, वो लास्की था। नहीं, गलत हो जाए, लास्की नहीं था, लॉक था। क्या नाम था? लास्क पहला विचारक था जिसने व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की बात की थी। जबकि इसके पहले हॉब्स था। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में केवल जीवन के अधिकार की बात की थी, लेकिन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की। मतलब स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना उसके जीवन का अधिकार। अब देखिए, क्या कौन कौन सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्या व्यक्ति को स्वच्छंद होना चाहिए या स्वतंत्र होना चाहिए? स्वच्छंद का मतलब जो इच्छा करे वो करे, और स्वतंत्रता का मतलब होता है निश्चित प्रतिबंधों के साथ, ठीक है, उचित स्वतंत्रता। आगे समझ, ये स्वतंत्रता। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है। हम कहते हैं कि अनुच्छेद 1922 से आपको बता दिया गया और कहते हैं कि इसे संविधान की आत्मा और प्राण भी कहते हैं हम। आगे समझ कि नहीं स्वतंत्रता के अधिकार को। अब लेकिन अब क्लियरली मत कहिएगा, किसी विचारक की बात आएगी तब किसने कहा। हम यहां पर देखेंगे संविधान की आत्मा और प्राण है कौन? स्वतंत्रता का अधिकार। एम बी पायली ने उसके महत्व का वर्णन करते हुए कहा, किसके? स्वतंत्रता के। संविधान के रचनाकारों ने इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल करके उचित ही किया तथा इस कार्य ने लोकतांत्रिक समाज के विकास में सहायता पहुंचाई है। चलिए, क्या स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में एम बी पायली, मतलब एक कह सकते हैं संविधान विज्ञ हैं, उन्होंने ऐसी परिभाषा दी। अब कहते हैं जब हमारा देश लागू हुआ तो उस समय हम 7 स्वतंत्रताएं थी, ठीक। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसमें क्या था? आपको संपत्ति पाने, रखने और बेचने का मौलिक अधिकार, उसे हटा दिया गया। अब जो हमारी स्वतंत्रताएं बची हुई हैं, इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं, ठीक, जो निम्नलिखित हैं। मतलब 7 स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया। ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्रताएं 7 था जब हमारा मूल संविधान बना, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया एक स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्रता कौन सी हटाएगी? संपत्ति पाने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता। लेकिन अगर मूल अधिकार में देखते हैं तो अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन यहां स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में, मतलब जो 7 स्वतंत्रताएं थी उसी में एक स्वतंत्रता आपकी किसकी थी? संपत्ति पाने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता। क्लियर? आप लोगों को उस दिन बता भी रहे थे। अब लिखा गया भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपका अनुच्छेद 19(1) है, ठीक। अब लिखा गया संविधान के देश के नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार लिखकर, छपवाकर प्रकट करने की स्वतंत्रता उपलब्ध कराई है, ठीक है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार में शामिल है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 361 का जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या जोड़ा गया? इसने समाचार पत्रों को संसद तथा विधानमंडल की कार्रवाई प्रकाशित करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। आपातकाल में भी समाचार पत्रों को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यद्यपि इस अधिकार को मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में शामिल नहीं किया गया है, फिर भी
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 19 में दिए गए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरक है। सार्वजनिक शांति और व्यवस्था, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा तथा विदेश से संबंध बिगड़ने न देने आदि को ध्यान में रखकर हम इस स्वतंत्रता का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और राज्य अगर ऐसा खतरा होगा तो उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। इसी प्रकार से संसद की जो कार्रवाई होती है, विधानसभा की जो कार्रवाई होती है, न्यूज़पेपर, मीडिया वालों को प्रसारित करने का अधिकार तो होता है, लेकिन उसके पहले संसद और विधानमंडल की स्वीकृति लेनी पड़ती है। चलिए, शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के एकत्रित होने का अधिकार, मतलब जैसे कहते हैं सम्मेलन करने का अधिकार है। इसमें नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से हथियार के बिना एक स्थान पर एकत्रित होने, जुलूस निकालने, सभा करने की स्वतंत्रता उपलब्ध कराई गई है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का लाभ उसी समय मिल सकता है जब लोगों को शांति ढंग से इकट्ठा होकर दूसरों के विचार सुनने और अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्राप्त हो, जिसमें स्वस्थ जनमत बन सके। लेकिन सार्वजनिक शांति और सुरक्षा देने के लिए राज्य इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार है आपका संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, ये अनुच्छेद 19 के 3 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 19(4), संपूर्ण भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(5) में देश के किसी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता है। आप लोग उस दिन पूछ भी रहे थे, तो आप किसी भी भाग में जाकर बस सकते हैं। आपने कहा था क्या जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर जो 370 था उसके लिए विशेष प्रावधान था, उससे हटा दिया गया। इसका मतलब अब आप वहां भी जाके क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। व्यापार, व्यवसाय या आजीविका की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी प्रकार की आप आजीविका या कारोबार कर सकते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, बशर्ते कि उससे जो हमारा लोक मतलब कह सकते हैं शांति है वह भंग ना हो। ठीक है, इसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है। ये हो गया। इसके बाद देखिए आपका लिखा है अपवाद। संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता असीमित होती हैं, उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, राज्य की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए, सार्वजनिक हित और जन कल्याण के लिए, न्यायालय की अवमानना रोकने के लिए, मानहानि, अपमानजनक भाषण देने या किसी अपमानजनक लेख लिखने से रोकने के लिए, विश्व के अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक अच्छा बनाए रखने के लिए, समाज के सदस्यों से शिष्टाचार तथा नैतिकता का पालन कराने के लिए, विभिन्न प्रकार के अपराधों को उकसाने पर रोक लगाने के लिए, और संविधान के अनुच्छेद 39(ख)-39(ग) में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए सरकार को निर्देश देना। अब इसका मतलब है कि आप लोगों से ये पूछा जा सकता है क्या अनुच्छेद 19 सीमित है या असीमित। तो जैसे कहते हैं ना, जब अनुच्छेद 352 लागू होता है तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 का ही लोप होता है, जो ये मूल अधिकार है हमारा, इसी का लोप होता है। तो इन आधारों पर अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इसका तर्क दे सकते हैं कि किस तरीके से अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार न मिलने पर लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था के बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से अनुच्छेद 22 तक नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन अब यहाँ भी समझ लीजिए। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 है। 19 में 7 स्वतंत्रताएं थी, एक को हटा दिया गया, मतलब संपत्ति रखने बेचने का जो अधिकार था। और इसके बाद जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 20 से लेकर के 22 तक है। इसको समझ लीजिए।
20 के अंतर्गत आपको बताया गया था दोहरे दंड से बचने का प्रावधान तथा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर कोई दूसरा व्यक्ति सजा नहीं काट सकता, मतलब सजा नहीं ले सकता, वो है अनुच्छेद 20 में। तो यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा। अनुच्छेद 20 में क्या है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, कि मतलब वह व्यक्ति अपने ही विरुद्ध क्या करे, गवाही दे। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता कानून द्वारा बनाए गए नियमों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से उससे छीनी नहीं जा सकती, मतलब अनुच्छेद 21। ठीक। अनुच्छेद 22 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसी में लिखा गया बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सामने पेश करना अनिवार्य है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार किसी भी वकील से कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हवालात में रखने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश लेना अनिवार्य है। अब इसके अपवाद भी हैं। मान लीजिए लिखा गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस अधिकार के निम्नलिखित 2 अपवाद हैं। शत्रु देश के नागरिक को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। निवारक नजरबंदी कानून में बंदी बनाए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 22 में दी गई व्यवस्थाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जिन्हें नजरबंद कर लिया जाएगा उनको यह अधिकार नहीं मिलेगा। निवारक नजरबंदी है क्या, इसको समझ लीजिए। मुख्य रूप से किसी अपराध में लिप्त व्यक्ति को ही बंदी बनाया जा सकता है, परंतु कभी जब किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रहने पर उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका होती है तो उसे बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने की इसी कार्रवाई को निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसमें बंदी का पर मुकदमा नहीं चलाया जाता और ना ही उसे सजा दी जाती है। उसका उद्देश्य मात्र व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। 75 से 77 मतलब सन में के बीच आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी का बहुत दुरुपयोग किया गया। परिणाम स्वरूप सन 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने संविधान के 44वें संशोधन कानून लागू कर इसे सुरक्षित निवारक नजरबंदी के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित कर दिया। पहला क्या है, 2 माह के अंदर नजरबंदी का मामला सलाहकार बोर्ड के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है और उसकी स्वीकृति मिलने पर ही उसे आगे बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ठीक। सलाहकार बोर्ड का गठन संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को बनाया जाता है और बोर्ड के अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। नजरबंद किए गए व्यक्ति को उसकी नजरबंदी का कारण जल्दी से जल्दी बताया जाता है। तो ये निवारक नजरबंदी है, मतलब जैसे किसी को कहते हैं कि उसको एक निश्चित आवास के अंदर मतलब क्या कर दिया जाए, घेर दिया जाए और वहीं पर वह रहे, बाकी उसको देश की सारी गतिविधियों से काट दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं, निवारक नजरबंदी। तो यह इस पर कैसे समीक्षा की जाए, यही आपका ये 4 बिंदुओं के अंतर्गत दिया गया है। तो अब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।